जी मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 9 सर। अच्छा, आज हम अपना नया स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं जी। IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऐसे ही है मेरे भाई। FA2 में पढ़ा होगा ये वाला स्टैंडर्ड आपने, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई भी हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ चीज़ें शायद नई भी हो। रिवैल्यूएशन इसके अंदर है, वो आपने नहीं पढ़ी होगी। ऐसे ही है ना सर? अच्छा जी, उसके अलावा जी और भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल पे इधर टेस्ट होंगी। चलें, पहले फिलहाल तो जो है वो बेसिक बेसिक सी बातें करते हैं। बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड है जी ये। जी मेरे भाई, नॉन करंट एसेट क्या होता है जी? प्लीज बताएं, नॉन करंट एसेट क्या होता है जी? हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, जिससे हमें बेनिफिट मिलना हो सेवरल ईयर्स। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है ना, सेवरल ईयर्स। जी कहता जी इकोनॉमिक रिसोर्स फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, यानी मोर देन 1 ईयर। ऐसे ही है सर। अच्छा, नॉन करंट एसेट ना दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे भाई नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। अच्छा, ये नोट्स इंशाल्लाह आपको जो है ना, ये इस स्टैंडर्ड के इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह जी। ये असल में चैप्टर नंबर 9 है जी, स्टडी हब का। जो आपके ACCA में जो स्टडी हब है, उसका चैप्टर नंबर क्या है मेरे भाई? 9। ये उसका पार्ट 1 दिया है मैंने अभी जी। पार्ट 2 इंशाल्लाह भी आ जाएगा। ठीक है जी, वो मैंने अभी ये आप तैयार किया जी। नॉन करंट एसेट जी, वो भी इंशाल्लाह आपके लिए तैयार कर देंगे जी। नॉन करंट एसेट जी मेरे भाई दो तरह के, एक है जी टेंजिबल और दूसरे क्या है जी इनटेंजिबल। इनटेंजिबल इनटेंजिबल क्या है और टेंजिबल? टेंजिबल क्या है जी? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हैविंग बोले बेनिफिट। तो बच्चों देखो, नॉन करंट एसेट कहती है उसे जिससे बेनिफिट एक साल से ज्यादा के अरसे में मिलना हो, सेवरल ईयर्स पर उसका बेनिफिट फैला हो। अब उसके आगे दो टाइप्स हैं, एक है टेंजिबल हैविंग बोले शाबाश फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है सर। इन पर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो है जी IAS 16। और ये है इंटेंजिबल, ये भी हमारे FA के सिलेबस का पार्ट है ये। ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। इससे नेक्स्ट मैं यही स्टार्ट कराऊंगा जी। ये है जी IAS 38। है तो नॉन करंट एसेट, लेकिन मेरे चांद हैविंग बोले नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ले सर, इनकी मेरे चांद कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नोट करो, नोट करो, नोट करो तथा नोट करो, शाबाश, नोट करो चीजों को, नोट करो जी। इनकी मेरा चांद कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आप में से कोई बच्चे को 3-4 एग्जांपल दे दे मुझे। लोन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लैंड, बिल्डिंग मेरे भाई, AC, प्रोजेक्टर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, गाड़ी, व्हीकल जी। ये पढ़ा है आपने इंटेंजिबल? इसकी कोई एग्जांपल आपके माइंड में हो? मैंने इस दिन बताई भी थी, सॉफ्टवेयर हो गया, वेल डन, गुडविल। गुडविल, गुडविल क्या होती है? इज्जत। अच्छा, आप इसे जी ट्रेडमार्क भी मैं बताता हूँ। गुडविल असल में क्या होती है? गुडविल, गुडविल असल में ही होती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी बात सुनिएगा जरा। जो नाम नहीं होता, नाम, इन्होंने किसी हद तक बात ठीक की है। जो नाम नहीं होता, नाम, जो बिजनेस ने लोगों के दिलों में अपनी अपना जो एक क्या उसका नाम है जी, एलिमेंट, सिंपैथी एलिमेंट बिठाया होता है। उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा ना सर। देखें, एक बिजनेस है जी, बिजनेस A, उनके एसेट्स की वैल्यू है ₹100। कितनी? लेकिन लोग उसको उस 100 का 150 देने को तैयार है। क्यों? ये जो 50 ऊपर है ना, ये क्या है? वो जो लोगों के दिलों में वो जो रिस्पेक्ट एलिमेंट है ना मेरे भाई, वो जो उन्होंने नाम कमाया, वो जो क्वालिटी दी है उन्होंने पिछले 8, 10, 12 सालों में, वो सर वो जो 50 रुपीज उस चीज के हैं। और सही मेरी बात समझे सर जी? तो सर जी ये गुडविल। अच्छा, गुडविल एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। दो गुडविल्स होती हैं, अभी मैंने लिखा भी हुआ इधर। जो एक होती है इंटरनल, अब जितना फैजान कह जी मेरी बड़ी इज्जत है, मेरा बड़ा नाम, मेरी बड़ी इज्जत है, ये कोई गुडविल नहीं है।
इसे स्टैंडर्ड कहता है ये गुडविल, इसको हम किताबों में रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देते। एक होता है एक्सटर्नल गुडविल कि बाहर से तलहा के यार फिजान वाकई यार तुम्हारा एक लेवल है तो तुम्हारी वाकई गुडविल है, ये है एक्सटर्नल गुडविल। क्या मेरे भाई, ठीक है, ये बातें सारी मैं समझाता हूँ। इधर इधर आ, इधर आ। कहता जी नॉन करंट एसेट्स में बी इंटेंजिबल और टेंजिबल। इंटेंजिबल क्या, डेट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज पेटेंट, राइट्स, लाइसेंस। ये क्या होता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, राइट्स, ये क्या होते हैं। आपने किसी भी ब्रांड का लोगो लोगो आपने देखा होगा भाईजान, देखें ये क्या है, बोलो उनकी पहचान है। क्या है सर, ये उनका नॉन करंट एसेट है। क्या है बच्चों, इस नाम, ये नाम ऐसा नहीं होगा कि दो दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने फायदा देगा भाई, ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा किसी भी बिजनेस को। सर उसके बाद लाइसेंस क्या होता है, गवर्नमेंट आपको कह दे आप फलां चीज को 5 साल यूज कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको परमिशन दी गई है। क्या दी गई है, और ये राइट सिर्फ आपके पास है। क्या मेरी बात समझे सर, ये नॉन करंट एसेट होगा। सर सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब ये सिस्टम है, अब ये सिस्टम है मेरे भाई, क्या उसका नाम है, इसके अंदर पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर हैं। अब जिस तरह आप जो है वो टेस्ट देते हैं एलएमएस पे, हमारा जो एलएमएस है भाई वो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, सही है सर। वो क्रिस्टन का क्या है बोलो, नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है। और सर वो इनटेंजिबल है। सॉफ्टवेयर तुम किधर हो, तुम किधर हो, उनकी उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। जिस तरह ये प्रोजेक्टर है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एसी की है। सॉफ्टवेयर किधर हो सॉफ्टवेयर नहीं, इसके इस तरह नहीं होगा कि भाई एक होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर ये शक्ल है एक हार्डवेयर, ये हार्डवेयर, ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर कहाँ होगा पता नहीं। क्या मैं सिस्टम को खोल लूं तो अंदर से मिल जाएगा मुझे, नहीं, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। और बात समझे मेरे भाई जी, लेकिन है नॉन करंट एसेट। और मेरे भाई एंड गुडविल, कहता है एक्सटर्नल गुडविल नॉट इंटरनल, कहता है एक्सटर्नल गुडविल की बात की जा रही है, इंटरनल की नहीं। क्या मेरी बात समझे हैं जी, ये हम डिटेल में इंशाल्लाह दोबारा भी जाकर डिस्कस करेंगे IS 38 में। इससे नेक्स्ट हमने जो स्टैंडर्ड पढ़ना है वो IS 38 ही पढ़ना है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ये तो बच्चों आपको पता है, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं। इन्हें आप प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं। डन सर, डन सर। एग्जाम टिप्स पे आइएगा जरा। नॉन करंट एसेट आर क्लासिफाइड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा अब जरा बात गौर से सुनिएगा। कहता जी इनको नॉन करंट एसेट कब कहा जाता है, प्लीज जरा सुन लीजिएगा। कहता अगर, तो पहले ये वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट दोनों हम जरा मिला के पढ़ते हैं। कहता जी एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग ना एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, इंतजामी अमूर के लिए, सही है मेरे भाई, या हेड ऑफिस के लिए इस्तेमाल हो रही है, या सादा बात करूं तो बिजनेस अपने लिए उसको यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, बिजनेस अपने लिए उसको यूज कर रहा है, बेचने की नीयत नहीं है, सेल करने की नीयत नहीं है। जिस तरह ये एसी जो है, एसी ये क्रेसन कॉलेज के लिए क्या है बच्चा, नॉन करंट एसेट है ना, इसको अपने इस्तेमाल में लेके आए हम, वही ऐसी है जी। कहता इफ यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब क्या, एक प्लांट है, प्लांट से चीजें बन रही हैं। अब ये प्लांट क्या है, नॉन करंट एसेट है, मेरी बात समझे हैं। और फॉर एग्जांपल एक जी गाड़ी है, क्या है, बिजनेस की गाड़ी, वो गाड़ी रखी है जी इंप्लॉयज को लेके आना, छोड़ के आना। अब उससे बिजनेस ने बेचने के लिए नहीं खरीदी, बल्कि क्या है बच्चों, उससे 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 फायदा ले रहा है इस्तेमाल करके। ऐसी है सर, कस्टमर तक डिलीवरी करवाना, कस्टमर तक चीजें पहुंचाने के लिए वो गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। क्या मेरी बात समझी है जी। तो ये क्या हो गया, अगर ये शर्तें पाई जाती हैं तो ये नॉन करंट एसेट है। अगर एडमिन पर्पस है या हेड ऑफिस के लिए कोई चीज इस्तेमाल हो रही है तो ये क्या है बच्चों, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट। आगे बच्चों, अगर कोई भी आपने ऐसी चीज ली है मेरे भाई जो नॉन करंट एसेट है और उसकी नीयत है रेंटल कमाना, क्या कमाना, तो वो क्या है मेरे भाई, नॉन करंट एसेट है। क्या है सर, एक्सेप्ट कोई भी ऐसी चीज, जो कि मिसाल दे रहा हूं ना, कोई भी ऐसी चीज प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट जो आपने इस नीयत से ली है कि उससे रेंटल्स कमाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, रेंटल्स अर्न करेंगे, रेंटल्स कमाएंगे। तो मेरे भाई वो क्या है, प्रॉपर्टी, प्लान एंड, उसके लिए ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। एक एक्सेप्शन है, क्या, अगर आपने कोई भी चीज जो नॉन करंट एसेट वाली है, नॉर्मली आपने इस नीयत से ली कि इससे रेंटल्स कमाएंगे, तो मेरे भाई कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, बोले, बोलो ना, प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट, IS 16। एक्सेप्ट अगर आपने प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं बच्चों, प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं, बोलो ना, प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं, 2, लैंड एंड बिल्डिंग। बोला करो ना, मुझे पता चले आपको समझ आ रही कि नहीं। प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं,
दो, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपने इस नीयत से परचेज की कि रेंटल्स कमाएंगे, तो कहता है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसके लिए मेरे चांस स्टैंडर्ड होगा IAS 40। IAS 40 ये खैर हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या मेरी बात समझे सर? क्या मेरी बात समझे हैं? अब दोबारा सुने, अगर हमने कोई भी नॉन करंट एसेट इस नीयत से लिया कि उससे रेंटल्स अर्न करेंगे, यानी रेंट पे देंगे, रेंट पे दे देंगे, रेंटल इनकम आएगी, तो सर वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक्सेप्शन एक है, बताएं क्या एक्सेप्शन है बच्चों? प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड एंड बिल्डिंग को हमने इस पर्पस के लिए लिया कि कल को रेंटल कमाएंगे, तो रेंटल्स अर्न करेंगे, तो ये क्या है बच्चों, IAS 16 नहीं, बल्कि इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डन मेरे भाई, डन। आप इसको एक नजर देख लें, कि क्वेश्चन है तो पूछ लें। नोट्स इंशाल्लाह कल जो है ना वो आपको इंशाल्लाह दे दिए जाएंगे। ओके, अब मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आई है कि नहीं आई? ये एग्जांपल नंबर 1 देखें जरा, एग्जांपल नंबर 1 देखें मेरे चांद। कहता जी कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल, सॉरी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल स्टेटिंग द आइटम्स लिस्टेड बिलो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपी। कहता बताएं ये पीपी है या नहीं, एंड रीजन इफ दे कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपी। ओके मेरे भाई, चलें जरा बताते जाएं, जरा आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो, चलो बताओ, शाबाश। स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, बताएं स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये पीपी है? ये तो इमटेरियल है, क्या है ये पढ़ा था ना हमने, ये इमटेरियल चीजें, ये पीपी नहीं होता जी, ये नॉन करंट एसेट ही नहीं है। स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज 7 साल, ये यस यस, मैं टिक लगाता जा रहा हूं। ऑफिस बिल्डिंग, यस यस। ट्रेडमार्क है, हाँ जी, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट ये नहीं है बच्चों, ये टेंजिबल नहीं है, ये पीपी नहीं है बच्चे, है नॉन करंट। देखें मैं ये पूछ रहा हूं, क्या मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये नॉन करंट एसेट है कि नहीं, मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं बताएं कि ये क्या पीपी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये नॉन करंट एसेट है, मैंने कब का नहीं है ट्रेडमार्क, मैंने कब का है, लेकिन ये IAS 38 इंटेंजिबल एसेट है, जो इंशाल्लाह अगला स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है कुछ 4-5 दिनों तक। सही है मेरे भाई? आगे एन ऑफिस प्रिंटर, ये नॉन करंट एसेट है अगर मटेरियल है तो, अगर इमटेरियल है तो फिर नहीं। ए प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, यार ये तो बेचने की नीयत से है ना, ये तो इन्वेंटरी होगा, क्या है, इन्वेंटरी। ए फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड मशीनरी, यस है। ए बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर्स है। ए जनरेटर गिवन टू अनदर एंटिटी ऑन रेंट, रेंट वाली चीज नहीं होती ना पीपी, नहीं होती ना, नहीं होती ना, है वेल डन, शाबाश, होती है मेरे भाई, होती है भाईजान। अभी आप शेयर्स की थी लैंड और बिल्डिंग, प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई चीज रेंट पे ली तो वो पीपी ही है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है लैंड एंड बिल्डिंग की। क्या ए लैंड एंड बिल्डिंग गिवन टू अनदर एंटिटी ऑन रेंट, ये नहीं है, ये है, ओहो ये है और ये नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। डन। अब जरा आंखें खोल लें, ये देखो जरा, देखें जरा, वही बातें नहीं जिसपे मैंने टिक लगाया उन्हीं पे इधर टिक 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 लगा होगा, देख लें। डन सर, डन सर जी, ओके। अच्छा आप इधर आए, जरा ये जरा पढ़िएगा, ये जरा पढ़िएगा, ये जरा इंपॉर्टेंट बात लिखी है। डिस्टिंग्विश नॉन करंट एसेट फ्रॉम करंट एसेट। बच्चों हमें कैसे पता चलेगा ये नॉन करंट एसेट है कि करंट एसेट है? ये जरा 1-2 दफा पढ़ना है। कहता नॉन करंट एसेट की नेचर क्या होती है, लॉन्ग टर्म, आर नॉट एक्वायर्ड फॉर रीसेल, ये तो फिर इन्वेंट्री बन गया ना अगर रीसेल है तो। कुड बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, यस ये भी हमें पता, भी हम पढ़ के आए सारी बातें। आर यूज्ड टू जनरेट इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द बिजनेस। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब कोई एग्जांपल से समझा सकते हैं मुझे? नॉन करंट एसेट कैसे डायरेक्ट इनकम हमें जनरेट करके देंगे या इनडायरेक्ट कैसे जनरेट करके देंगे, कोई एग्जांपल दे सकता है? वेल डन यार, शाबाश, गुड मेरे भाई। नहीं, उल्टा बोल गए, एग्जाम्पल ठीक है, उल्टा बोल गए। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है हमारे बिजनेस में जिससे चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, अब वो डायरेक्ट इनकम तो नहीं कमाई जा रही उस मशीन से, लेकिन जब चीजें बेचूंगा तो इनकम कमाई जाएगी ना। ये मशीन नहीं होगी तो मैं इनकम नहीं कमा सकता। ये इनडायरेक्ट की एग्जांपल है। डायरेक्ट की एग्जांपल क्या है?
हमारे पास एक गाड़ी है, हमने रेंट पे दी हुई है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं बच्चों? और समझ रहे हो जी? तो ये वाली निशानी होगी। आर नॉट नॉर्मली लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड का मतलब पता क्या होता है? जो जो जिसने बच्चों इमीडिएटली या जल्दी कन्वर्ट होना हो किसमें? कैश में। कैश तो लिक्विड एसिड है। लिक्विड एसिड का मतलब होता है मतलब कि जिसने फौरन कैश में कन्वर्ट होना है। बैंक बैलेंस लिक्विड एसिड है। सही है मेरे भाई? और बात समझे हैं बच्चों? इसी तरह शॉर्ट टर्म क्या उसका नाम है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये भी क्या है जी? लिक्विड एसिड है। ठीक है मेरे भाई? कहता जी नॉट इजीली एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट अ सिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू। कहता इन्होंने जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं होना, टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। अब बिल्डिंग है बच्चों, हैवी किस्म की प्लांट है, मशीनरी है, इन्होंने ऐसे एक मिनट में थोड़ी कि दो चार इस तरह तो भी पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी। पहले इसकी वैल्यूएशन होगी। क्या होगी सर? पहले आपको उसकी वैल्यू लगवानी पड़ेगी मार्केट से, फिर प्रॉपर रिपोर्ट्स बनेगी, फिर आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। और सही ऐसे ही है मेरे भाई जी। कहता इफ एन एंटिटीज कोर एक्टिविटी इज सेलिंग नॉन करंट एसेट। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का। इंशाल्लाह मेरी एक बात गौर से सुने। अगर अल्लाह ने चाहा तो जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको एक एक लाइन। जो चीज़ें मेरे चांद आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, अगर आप मेरे साथ मिल के पढ़ लेंगे क्लास में और घर में जाके आधा पौना घंटा पढ़ लें बस, इंशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं इंशाल्लाह हमें करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात से सहमत है? मैं कोशिश करूँगा कि सादा सादा बातें आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है जी? अच्छा, कहता जी इफ एन एंटिटीज कोर एक्टिविटी, एंटिटी की कोर एक्टिविटी क्या है सुनिएगा जरा मेरे भाई। बिल्डिंग वैसे क्या होती है? नॉन करंट एसेट ना। अगर किसी का काम ही बिल्डिंग्स को बेचना है तो फिर क्या ये नॉन करंट एसेट है? फिर तो रीसेल हो गया, फिर तो इन्वेंटरी बन गया। ये लिखा है, कहता है इफ एन एंटिटीज कोर एक्टिविटी इज सेलिंग नॉन करंट एसेट, मशीन, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, देन दीज एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेंटरी रादर देन, ये देखें, इफ दीज आर यूज्ड इन हेड ऑफिस, एडमिन ऑफिस, इन फैक्ट्री। फैक्ट्री किसे कहते हैं? हेड ऑफिस तो कहते हैं ना, हेड ऑफिस वो होता है जिसमें आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बैठे होते हैं। सही है जी? कस्टमर कंप्लेंट वाला डिपार्टमेंट, एचआर आपका हो गया, सही है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, सही है जी। और एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्या था? जिधर इंतजामी उमूर को देखा जाता है, डिसीजन। सही है मेरे भाई? गुड, शाबाश। फैक्ट्री वो उसे कहते हैं जिधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। मैं ये समझा रहा था आपको एडमिन ऑफिस क्या होता है। एडमिन ऑफिस होता है बच्चों, ये डिसीजन मेकिंग इधर हेड ऑफिस में हो रही होती है, सही है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी इधर होते हैं। एडमिन ऑफिस क्या होता है? जिधर इंतजामी अमूर को चलाया जाता है, जिधर आपका स्टाफ वगैरह, क्या उसका नाम है जी, इस तरह। कहता जी इन और बच्चों फैक्ट्री क्या कौन सी जगह होती है बच्चों? जी मेरे भाई, फैक्ट्री जिधर चीजों को मैन्युफैक्चर जिस जगह पे किया जा रहा है। कहता देन इट शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। डन मेरे भाई? नॉन करंट एसेट का मतलब IAS। इधर इधर किस स्टैंडर्ड की बात हो रही है? इधर नॉन करंट एसेट आ गया ना इस चैप्टर में, तो आपने किस नॉन करंट एसेट की जम्पशन लेनी है? IAS 16 की। डन मेरे भाई? डन सर? अच्छा जी। अब मेरे मासूम दोस्तों, अब जरा मेरी बात ना गौर से सुनिएगा प्लीज। सर जी एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं। कितनी किस्म के सर? एक होता है मेरे चांद रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या होता है सर जी? और एक होता है मेरे चांद कैपिटल एक्सपेंड, जिसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक होता है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों में फर्क क्या होता है पहले सुन लें। ये रिलेट करता है डे टू डे ऑपरेशन से। किससे मेरे भाई? डे टू डे ऑपरेशंस का मतलब क्या है? जो आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं ना बिजनेस में, आपने सैलरीज लोगों को पे करनी, आपने रेंट पे करना, आपने इंश्योरेंस पे करनी, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कैरिज आउट, ये सारे ये वाले खर्चे होते हैं। ये ऑन गोइंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऑन गोइंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूस नेचर के होते हैं। बच्चों ये जो कैपिटल एक्सपेंस होता है ना, ये ऑन गोइंग नेचर का नहीं होता, ये होता है वन ऑफ। क्या होता है बच्चों? वन ऑफ का मतलब होता है कभी कभार। क्या मेरे चांद? कभी कभार। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभार। सही है बच्चों? अच्छा, और मेरे भाई और सुनिएगा, ये नॉट रिलेट नहीं करते डे टू डे ऑपरेशन से। क्या मेरी बात समझे हैं? ये डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट नहीं करते।
आपने बिल्डिंग वन ऑफ, आपने बिल्डिंग रोजाना खरीदनी है जी या कभी कभार खरीद ली तो बस ठीक है भाई। नॉन करंट एसेट तो उसी को कहते हैं ना। लैंड रोजाना थोड़ी खरीदेंगे, प्लांट एंड मशीनरी रोजाना थोड़ी खरीदेंगे, गाड़ी रोजाना थोड़ी खरीदेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है सर आपको? ये दोनों में फर्क है, दोनों में क्या है चांद, फर्क है। और एक निशानी में आपको और बता दूं, इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट क्या होती है? अब बात सुनना जरा, बात इंप्रूवमेंट का लफ्ज सुना कभी आपने? इंप्रूवमेंट आप जरा जी जी बेहतरी। आप सुनिएगा, शुरू में बात सुनना, इनिशियली जरा गौर से बात सुनना। हम कोई एक्सपेंस करते हैं, हमने बिल्डिंग ले ली, बताओ ये कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंस। हमने लैंड ले लिया, कैपिटल एक्सपेंस। बिल्डिंग ले ली, कैपिटल। गाड़ी ले ली, कैपिटल एक्सपेंस। भाई एक होता है सब, एक होता है इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर का तो आपको पता चल गया। एक होता है जब हम चीज ले लेते हैं बाद में उस पर खर्चा होता है, जिस तरह बिल्डिंग ले ली, लैंड ले ली, गाड़ी ले ली। इसके बाद भी जब आपने चीज ले ली है, सब्सिक्वेंट बाद में कोई खर्चा होना है इस पे। अब सवाल ये पैदा होता है बाद में होने वाला खर्चा, जिसे आप कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। ये नाम सुना आपने कभी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का? अब ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा या कैपिटल एक्सपेंस? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या होता है मेरे चांद? अब मैं डिस्कस करने लगा हूं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब आपने प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग ले ली है, पहले तो खर्चा जो होना था इनिशियली हो गया है, अब सब्सिक्वेंटली का इस पे कोई खर्चा होगा मेरे भाई? नहीं होगा। होगा ना, रिपेयर मेंटेनेंस मेरे भाई। बिल्डिंग है ये, इसको क्या उसका नाम है जी, ये थोड़ा सा पेंट करवा दिया, ये फर्नीचर है इसको पेंट करवा दिया, ये सीट्स खराब हो गई हैं वो लगवा दी, ये फर्नीचर पे कलर करवा दिया, सही है बच्चे, पॉलिश सॉरी करवा दिया, ये सारे रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हैं। जी जी मैं बताता हूँ, पूरी करने के बाद मैं बताता हूँ फिर जी। फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। अच्छा अब सुने जरा गौर से बच्चों। उसके बाद ये तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे हो गए। कुछ होते हैं कैपिटल एक्सपेंस सब्सिक्वेंटली। अगर आपने कोई एसेट को खरीदने के बाद एक्सपेंस कर दिया और वो एक्सपेंस ऐसा था जिसकी वजह से बेहतरी हुई, क्या हुई? बेहतरी क्या हुई? 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं बेहतरी के लिए। कितने लफ्ज बच्चों? इंप्रूवमेंट में 3 चीजें आती हैं। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। इंक्रीज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्या बच्चों? अगर कोई ऐसा खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया जिसकी वजह से एसेट की लाइफ इंक्रीज हो गई, पहले थी 5 इयर्स, अब आपने कह दिया नहीं इसकी वजह से अब 10 इयर्स हो गई है। अब इस एक्सपेंस की, फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट के अंदर कोई आपने ऐसा पार्ट या इंजन ऐसा फिट कर दिया नई कैपेसिटी का जिसकी वजह से अब ना प्लांट ने 3 साल के बजाय 6 साल इस्तेमाल होना है, अब लाइफ इंक्रीज हुई। दिस इज कैपिटल एक्सपेंस, ये इंप्रूवमेंट है। क्या है मेरे चांद? अगली बात, इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या बच्चों? इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या बच्चों? एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंट हो गया। हम कहते हैं ना भाई माशाल्लाह बड़े एफिशिएंट हो गए हो, पहले जो काम तुम 15 मिनट में करते थे अब तुम 10 मिनट में करने लगे हो। हमने कोई ऐसा एक्सपेंस कर दिया जिसकी वजह से एसेट क्या हो गया? एफिशिएंट हो गया। क्या हो गया बच्चों? ठीक है, टाइम की सेविंग होने लग पड़ी। पहले 1 मिनट बनता था 5 मिनट में, अब कितने में बन रहा है? 3 मिनट में, 2 मिनट में। दूसरी बात, इंक्रीज कैपेसिटी। क्या बच्चों? फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। कैपेसिटी का मतलब मेरी जगह का बढ़ जाना। इधर देखें, ये बच्चों क्या उसका कैपेसिटी का बढ़ जाना। ये मैं कहता हूं जी इस रूम में 100 बच्चे, 150 बच्चे आ सकते हैं। कितने बच्चों? 150। लेकिन अगर बच्चे ज्यादा हो गए हैं, स्टूडेंट ज्यादा, तो हम ये दीवार को क्या करें बच्चों? ये दीवार गिरा के इस रूम को बड़ा कर दें। अब ये जो खर्चा हुआ, अब 150 से 200 बच्चे इस रूम में आ सकते हैं। ये जो मैंने एक्सपेंस किया, ये जो हमने एक्सपेंस किया बच्चों, बताओ ये कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू? कैपिटल। क्यों? इससे कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। इससे क्या हुआ बच्चों? कैपेसिटी इंक्रीज हुई। अगर बच्चों बच्चे उतने ही हैं, लेकिन मेरे भाई क्या उसका नाम है जी, ये क्या उसका नाम है, हल्का फुल्का ये थोड़ा सा मसला आ रहा था, ये हल्का सा इधर पेंट कर दिया, डेकोरेट हल्का सा कर दिया, ये खर्चा कौन सा है? रेवेन्यू। इससे इंप्रूवमेंट नहीं है। जब भी इंप्रूवमेंट आएगी, कोई ऐसा एक्सपेंस किया तो बच्चों आप उसे क्या कहेंगे? बोलो शाबाश। आप उसे कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे चांद? क्या ये बात समझ आती है आपको?
एक और एग्जांपल दे देता हूँ, डेवो बस नाम सुना होगा आपने। सर ये कहते हैं जी हमारे क्या उसका नाम है जी, हम एक बस में पैसेंजर्स 45 जो है ना वो इसमें बैठ सकते हैं। इन्होंने कहा यार हमारी एक और बस है, उससे सीट्स 10 उतारते हैं और इसे क्या उसका नाम है जी 10 सीट्स इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। कितनी मेरे भाई? अब इस बस की कैपेसिटी क्या हो गई है मेरे भाई? इंक्रीज हो गई है। बताएं ये जो एक्सपेंस किया, ये जितने भी अमाउंट का है, बताएं ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? अमाउंट को कभी नहीं देखना, नेचर को देखना है। किसे देखना है? क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझ आती है सर? एक ऐसा खर्चा सुनिएगा, एसिड जब इस्तेमाल होता है ना, तो इस्तेमाल की वजह से उसका लेवल नीचे आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक की एग्जांपल ले लें, जब आप इसे चलाते हैं तो बच्चों थोड़ी देर के बाद इसका लेवल नीचे आता है ना, आपको ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, रिपेयर मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, फ्यूल उसमें डलवाना पड़ता है। सर ऐसा है ना? अब जो लेवल नीचे आया, अगर तो एसिड अपने उस लेवल तक वापस आ गया जो उसका था, ये खर्चा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर अपने लेवल से ऊपर चला गया, अगर इधर लेवल था, आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया कि उसका लेवल ऊपर चला गया, मजीद बेहतरी मैं देखो, ये लेवल है ना, इधर तक तो रहना चाहिए, वरना तो वो चलेगा ही नहीं ना। अगर आप ट्यूनिंग 2 साल नहीं करवाओगे, वो तो चलना बंद हो जाएगा ना। ये लेवल है, इधर तक आया रेवेन्यू एक्सपेंस, इस लेवल से ऊपर चला गया, बेहतरी आ गई है, अब क्या होगा मेरे चांद? ये कैपिटल एक्सपेंस। ओके सर? ओके सर? ओके सर? अब मेरी बात सुनिएगा जरा, ये 3 चीजें हैं, अगर आप ये याद रख लेंगे इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अब मुझे बताएं, मुझे इसकी एंट्री बतानी है आपने, शाबाश। इसकी एंट्री बताएं, क्या एंट्री होगी बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी और कैपिटल एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी? जी बताएं जी, रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? नॉर्मल एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा आप इसे कहेंगे रिपेयर मेंटेनेंस कह लें या जो भी कह लें, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? और क्रेडिट कैश या बैंक बैलेंस या जो भी आपने पेएबल लिखना है। डन बच्चों? इंप्रूवमेंट बताएं, ये तो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्या ख्याल है? इस आज मैंने आपको हिंट दिया है इसका, जस्ट फिर हमने इसकी एग्जांपल्स भी करनी है अच्छी वाली, तो इसकी 3-4 एग्जांपल अच्छी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई जी? बताएं बच्चों इसकी इसकी एंट्री क्या होगी? फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कर लो, बिल्डिंग, या इस तरह ना कर लो, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, क्या ख्याल है? क्या कहते हैं आप? कोई भी एसेट हो सकता है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये क्या हो जाएगा बोलें? डेबिट। ये क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट। जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट। और कैश क्या होगा बच्चों? या बैंक? चले शाबाश, ये तो जरा आप करें ना नोट, नोट करना है बच्चे, प्लीज नोट करना है। अगर आप ये साथ साथ समरीज बनाते जाएंगे ना, फिर आपको बड़ी बड़ी लाइंस पढ़ने की जरूरत मेरे चांद नहीं होगी। ये शाबाश नोट करो। अभी मैं दोबारा आऊंगा इनिशियल एक्सपेंडिचर पे, सब्सिक्वेंट पे हम अभी आते हैं इंशाल्लाह। एक दफा ये जरा कर लो, नोट कर लो साहब। जी जी बिल्कुल वैल्यू बढ़ेगी भाई, इसीलिए तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंस कह रहे हैं, इसीलिए तो इंप्रूवमेंट कह रहे हैं चांद। इंप्रूवमेंट 3 चीजों की वजह से होती है, याद रखना। एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, साथ उर्दू में हल्का हल्का लिखते भी जाओ। एफिशिएंसी क्या मतलब है जी? यूनिट्स पहले 5 मिनट में बनता था, अब 3 मिनट में बन रहा है, एफिशिएंट हो गया एसेट। जी 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 आएंगे, अभी मैं पढ़वाता हूँ सारा इंशाल्लाह आपको, अभी सब पढ़वाता हूँ मैं आपको, एक एक चीज इंशाल्लाह बताता हूँ कौन कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी। अभी आ रहा है बस, अभी आ रहा है, बस 2 मिनट दें।
जी मोहतरम, मोहतरम बताएं, कर लिया नोट? अच्छा, अब इधर जरा बात सुनिएगा। असल में समझाना आपको ये था, कुछ चीजें कुछ कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं मेरे भाई, रेवेन्यू एंड कैपिटल, जो इनिशियली हमने डिसाइड करने होते हैं कि जी हमने खर्चा कर लिया, हमने डिसाइड करना है इनिशियली ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखना होता है कि सब्सिक्वेंटली अगर कोई एक्सपेंस हुआ, हमने डिसाइड करना है जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू है या कैपिटल। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या समझ पाए? ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं बच्चों? ये तो बहुत आसान है। इनिशियली हमने लैंड ले लिया, बिल्डिंग ले ली, बच्चे कहते हैं सर ये कैपिटल एक्सपेंस है। रिपेयर मेंटेनेंस कर ली, बच्चे कहते हैं सर रेवेन्यू एक्सपेंस है। असल मसला होता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का। किसका बच्चों? सब्सिक्वेंट का मतलब एसेट ले लिया आपने, कैपिटल एक्सपेंस बना लिया, अब इसके बाद कोई क्या होना है? खर्चा होना है, एक्सपेंस होना है। इससे इसे हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो शाबाश। देखना पड़ेगा कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या फिर ये समझाया मैंने आपको। अब आ जाए बच्चों वापस, अगर आपने नोट कर लिया तो ये देखें इधर जरा, कहता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेड टू एक्वायर, आपने कोई एसेट नया ले लिया इनिशियली। क्या बच्चों? इनिशियली। अच्छा, इंप्रूवमेंट कैसे आती है? सब्सिक्वेंटली आती है ना इंप्रूवमेंट। तो एक एसेट ले लिया, उसमें इंप्रूवमेंट आ गई। इंप्रूव लॉन्ग टर्म एसेट दैट आर यूज्ड बाय बिजनेस, इट शुड बी एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, की कॉस्ट में ऐड कर देना, जो अभी हमने एंट्री की। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस या इंश्योरेंस एक्सपेंस। इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस। जैसे इसको हमने रिकॉर्ड किया, ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा ना रिपेयर एक्सपेंस। ऐसे ही है बच्चों? ऐसे ही है सर? वो ऐसे ही है। अच्छा जी, कहता जी रादर देन टू ऐड इनटू द परचेज प्राइस ऑफ द कॉस्ट। अब बहुत तवज्जो से मेरी बात सुन लेनी है आपने। अब जरा वापस आ जाएं, एज्यूम करें जी हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का, कि बाद में जो हमने खर्चा किया वो रेवेन्यू है या कैपिटल है, या इनिशियली हमने खर्चा किया वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं, हमने एक एसेट ले लिया, उस एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं और किन चीजों को हमने इग्नोर करना है। अब ये डिसीजन करने लगे हैं, ये डिसाइड करने लगे हैं, ये पढ़ने लगे हैं। क्या मेरी बात समझ आई? क्या पढ़ने लगे हैं बताएं? एसेट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजों ने क्या होना है? ऐड होना है। ये कोशिश की गई है कि कंप्रीहेंसिव लिस्ट बने। क्या बने? कि कोई भी चीज आ जाए तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हो, हमें पता हो। अब आ जाए मेरे चांद इधर, ये 3-4 बुक्स है, ACCA, CA, उसके बाद बच्चों स्टडी हब आपका ACCA का, ठीक है जी, कैप्लन की किताबें, ये सारे उनसे जितने मैक्सिमम मुझे मिल सके वो मैंने लिखने की इधर कोशिश की है। आ जाए बच्चों इधर, कहता इनिशियली एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ठीक है, एक आम आदमी जो होता है ना, जो लेमैन, मैंगो मैन जिसे आप कहते हैं, आम आदमी, वैसे भी मैंगो का सीजन है मेरे मासूम दोस्तों, वो कहता है मैंने एसेट खरीदा है, परचेज किया इतने का, ये उसकी कॉस्ट है। दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही। एसेट की कॉस्ट में और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। कहता फॉलोइंग आइटम्स दैट शुड इंक्लूड, एक्सक्लूड मैंने क्यों लिखा बाद में बताता हूं, इसको फिलहाल इग्नोर कर दो। यानी कुछ चीजों को हमने इग्नोर करना, कुछ को इंक्लूड करना। इधर आए, इनिशियल इनवॉइस वैल्यू। क्या मेरे भाई? इनवॉइस वैल्यू को कहते हैं, या लिस्ट प्राइस। चीज मैंने परचेज की, उस पर जो कोट किया है ना रेट, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? लिस्ट प्राइस। उसमें से डिस्काउंट, रिबेट्स एंड सब्सिडी को क्या करना होता है हमने? माइनस। अब बच्चों डिस्काउंट का तो हमें पता है, 100 की चीज है, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया मेरे भाई। अब जरा फोकस से बात सुननी है, ये रिबेट्स या सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती है बच्चों, गवर्नमेंट हमें क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ग्रांट देती है। क्या देती है जी? कि जी 100 की चीज है, 5 रुपए हमारी तरफ से, हम उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। रिबेट्स भी सब्सिडी की तरह की ही एक चीज है, इनका ट्रीटमेंट डिस्काउंट की तरह का है। क्या मेरी बात समझे हैं सर आप? क्या आपको ये बात समझ आई सर? आगे बच्चों एक छोटी सी बात आपको मैं बताने लगा हूं, टैक्सेस। क्या बच्चों? टैक्स बच्चों 2 तरह के होते हैं, बताएं जरा, आपको पता होगा, बताएं जरा। एक होते हैं नॉन रिफंडेबल, और कुछ होते हैं बच्चों रिफंडेबल। क्या बच्चों? रिफंडेबल। सर
अगर तो नॉन रिफंडेबल का मतलब है जी आपने टैक्स पे कर दिया, अब ये नॉन रिफंड या एडजस्ट नहीं होना, शुड बी क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए कॉस्ट में या नहीं, एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ एन बोले एसेट। ये एसेट की कॉस्ट में क्या होगा बच्चों, ऐड होगा। और कुछ होते हैं रिफंडेबल या फिर एडजस्टेबल या फिर क्या बच्चों, बताएं इनका क्या करना है बताएं, शुड नॉट बी एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। क्या मेरी बात समझे? अच्छा सर, अब जो टैक्स है ना इसके लिए कई लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए आप सेल टैक्स भी आप इसे कह लें, आप इसे इनकम टैक्स कह लें, आप इसे एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी कह लें, वैट का नाम सुना, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स कह लें, आप इसे बच्चों कस्टम ड्यूटी कह लें। सही है बच्चों, जोन सा ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है। कोई भी नाम लिखा, अगर तो लफ्ज लिखा है बच्चों नॉन रिफंडेबल, एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। अगर लफ्ज लिखा अगर लफ्ज लिखा नॉन रिफंडेबल, एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। और अगर लफ्ज लिखा है रिफंडेबल, कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड। अब बच्चों एक बात सुन लें, जो असल में मसला है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, नहीं बताया रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन साइलेंट, नहीं बताया रिफंडेबल है टैक्स या ड्यूटी या नॉन रिफंडेबल, क्या समझेंगे? वेल डन, शाबाश। ऑलवेज एज्यूम दैट टैक्स इज, बोले शाबाश, नॉन रिफंडेबल। ओके सर, ओके सर, प्लीज नोट करें। शाबाश शाबाश, नोट करें। आप जितनी अच्छी नोटिंग करेंगे रिवीजन उतनी आसानी से होती जाएगी, आपकी मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह आपकी। सर आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे, मेरा ख्याल है सर समझ रहे हैं, क्यों मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में? अब देखो ना, समरी आप पढ़ लेंगे घर जाके, जल्दी जल्दी जो आपने इतना टाइम लगाना समरीज पढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको चीजें क्या होती जाएंगी बच्चों, याद रहेंगी। जी ठीक है सर, ओके सर, ठीक है जी। आगे चलूं सर? सर आगे चलूं? नहीं, चल इधर आए बच्चों, ये पढ़ें जरा, ये पढ़ लें। नॉन रिफंडेबल इनकम टैक्स, सेल टैक्स, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट एक्साइज कस्टम, जो मर्जी लिखा हो, वैट शेड, जो ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है, ये बच्चों बताओ इंक्लूड होंगे? और ये पढ़ लें जरा, ये डोंट इंक्लूड में देखें, ये लिखा हुआ है रिफंडेबल होंगे तो वो कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड। आगे बच्चों इंस्टॉलेशन या असेंबली कॉस्ट, ये एसी है बच्चों, इसको इंस्टॉल करने में कॉस्ट इंकर्ड की होगी। सर असेंबली और इंस्टॉलेशन एक ही चीज का नाम है, प्लांट हम लेके आए उसको इंस्टॉल करना है ना बच्चों। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये लफ्ज जरा अहम है, याद रखना। इंश्योरेंस हम एक्सपेंस को कहते हैं, किसको कहते हैं? बट बच्चों इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब है जी वो रस्ते की इंश्योरेंस,
फॉर एग्जाम्पल जी हम कराची से लाहौर चीजें मंगवा रहे हैं, ठीक है सर। अब मेरे भाई वो कराची से लेके लाहौर चीज की इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, चाहे बिजनेस अपने इंप्लॉयज की करवाए, बिल्डिंग की करवाए, गाड़ी की करवाए, ऑलवेज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ये इंश्योरेंस किस चीज की है जी? इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते की इंश्योरेंस, एक जगह से दूसरी जगह चीज को पहुंचाना। अल्लाह ना करेगा रास्ते में कोई मसला हो गया, कि मिसहैप हो गया, तो उस रास्ते की इंश्योरेंस को एसेट की कॉस्ट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये पॉइंट नया आया शायद आपके लिए जी। इधर देखें, नीचे आ जाए, कहता नीचे एग्जाम टिप में आना मेरे भाई, कहता इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज अ कैपिटल एक्सपेंस एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, while if word insurance is written in the सवाल then it is treated as इंश्योरेंस लफ्ज लिखा रेवेन्यू एक्सपेंस, अगर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट लिखा तो वो सर। आगे आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट, कैरिज, डिलीवरी चार्जेस, ये सारे एक ही चीज के नाम है, सही है मेरे भाई, एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है। कहता लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस, चीज को फॉर एग्जांपल आपने 100 एसी मंगवाई है जी कराची से लाहौर, उसको लोड करना, अनलोड करना, ये एसेट की कॉस्ट में ये क्या होगा मेरे भाई? ऐड होगा। सर आपने ना बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, वो जो लोग बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, वो जो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे ना, लेबर कॉस्ट जो है। आपने देखना मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, वो जो मटेरियल है बिल्डिंग के लिए यूज हो रहा, वो जो वेजिस, वेजिस का मतलब मुआवजा, वो जो पे कर रहे हैं लोगों को, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा मेरे चांद के? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। साइड प्रेपरेशन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब मेरी बात सुनिएगा, साइड प्रेपरेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? साइड, हम इस जगह को बना रहे हैं, इस जगह को, ये रूम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? इधर मटेरियल यूज होगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड करें। अभी जो मैं बता के आया, वो लेबर जो है उसको जो अमाउंट पे करनी, एसेट की कॉस्ट में ऐड करें। ओवरहेड्स कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते, लेकिन ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपने पढ़ा होगा, आपने एम ए वन और नहीं M1 और M2 पढ़ी हुई है, ऐसी है ना? है MA1 और MA2 पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी है ना? उसके अंदर आपने ये बहुत डिटेल में बातें पढ़ी होंगी। ओवरहेड्स क्या होते हैं? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रीट होते हैं हमेशा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये जगह बन रही है, इस जगह का रेंट जो है सिर्फ 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 इस जगह का, बाकी मुझे कोई कंसर्न नहीं है, ये जो रेंट मैंने पे किया, ये बिल्डिंग को बनाने के लिए पे किया ना बच्चों, एसेट की कॉस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। इस जगह का सिर्फ जिधर ये चीज बन रही है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का, यूटिलिटीज का बिल होगा, वो एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बाकी अगर सिर्फ लफ्ज लिखा है ना जनरल ओवरहेड्स, ओवरहेड्स हम कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अगर लफ्ज लिखा है साइट ओवरहेड्स, बताएं साइट का मतलब उस जगह जिधर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो बच्चों इधर हाईलाइट कर लो ना, हाईलाइट करो साइट, इधर लिख लो साइट ओवरहेड्स। वैसे लफ्ज साइट लिखा हुआ है, फिर एक दफा लिख लो साइट ओवरहेड्स। क्या मेरे भाई? साइट ओवरहेड, ये एसेट की कॉस्ट में क्या होंगे? ऐड होंगे। इधर देखें, इधर देखें, ये लिखा है जनरल ओवरहेड्स, या सिर्फ ओवरहेड्स, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। भाई बात समझ आ रही? घर जाके एक दफा रिवाइज करना पड़ेगा यार, वरना चीजें मिक्स होंगी। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। जी ये फिलान साहब कहते हैं जी मैंने ना आइसक्रीम जो है ना अपना बिजनेस शुरू करना आइसक्रीम का। भाई जिस प्लांट से आइसक्रीम बनानी है, वो इन्होंने फार्मूला, इनसे गलती से कोई और क्या उसका नाम है, फार्मूला से इंसर्ट नहीं हुआ। वो भाई मीठी की बजाय दुनिया ने आज तक मीठी आइसक्रीम खाई है, इन्होंने कोई नमकीन आइसक्रीम बनाना शुरू कर दी। और उन्होंने क्या उसका नाम है जी, ऑफर कर दी जी, आज पहला दिन है, एडवर्टीजमेंट की ना मार्केटिंग, आज पहला दिन है, फ्री फ्री फ्री। और सर लोग इकट्ठे हो गए, अब सब लोग इकट्ठे हुए और नमकीन आइसक्रीम नहीं कर रही है। अब सर जी उनकी जूतियां और फैजान भाई का सर है। तो सर बड़ी सिंपल सी बात है ना, जब आप गलत चीज लोगों को देंगे तो वो आपको अप्रिशिएट थोड़ी करेंगे लोग। इसलिए कहते हैं एसेट को पहले इस्तेमाल करने से पहले उसको क्या कर लो मेरे चांद? टेस्ट करो। अब वो जो टेस्ट रन कॉस्ट है सर, आपको किसी इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा ना, सर देखिए जरा प्लीज देखें, ये ना हो कि एसेट चलाएं और ढस ढस होने लग पड़े। आपको उस इंजीनियर की मौजूदगी में, प्रोफेशनल की मौजूदगी में चलाना पड़ेगा, कोई फ्यूल डीजल उसमें डालना पड़ेगा मेरे भाई। और बात समझ रहे हैं सर जी? ये हमेशा एसेट को जो अब आपने रनिंग में लेके आना है उसका पहले टेस्ट करना है, उस टेस्ट पे जो कॉस्ट आती है वो एसेट की कॉस्ट में हमेशा क्या होगी चांद? ऐड होगी। सर प्रोफेशनल फी जैसे मैंने आपको भी बताया, वो इंजीनियर भाई को जो फी देनी है, या कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं उनको ऑपरेट करने से पहले आपको ना अथॉरिटीज से क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। सर उसके लिए आपको ना एक वकील भाई जो है, लॉयर जो है, लॉयर उनकी सर्विसेज एक्वायर करनी पड़ती हैं। सर उनको जो फी पे करनी पड़ेगी वो एसेट की कॉस्ट में क्या होगी सर? ऐड होगी।
आपने कोई एसेट खरीदा और उसके लिए कमीशन पे किया किसी एजेंट को, वो प्रोफेशनल फी में क्या होगा सर जी, ऐड होगा। कहता जी सच है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने कहा सर ये नक्शा बना दें जरा, किधर कौन सी चीज होनी चाहिए, उन भाई को जो नक्शा बनाने वाले भाई हैं उनको जो फी पे करनी है, ये आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है। इंजीनियर, लॉयर, सर्वेयर, सही है भाई, सर्वेयर कहते हैं जी सर्वे करने वाला, ताकि देखे चीजें सही बन भी रही हैं या नहीं, ये प्रोफेशनल फी में आती है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये क्या होती है मेरे भाई, या जिस तरह इसे कहते हैं डी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, क्या कहते हैं बच्चों, जिस तरह आपने चीज की इंस्टॉलेशन कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया था ना, अनइंस्टॉलेशन डी इंस्टॉलेशन को भी क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये एक एस्टीमेट होता है कि जब 3 या 4 या 5 साल के बाद एसेट को बेचेंगे तो इसको बच्चों डी इंस्टॉल करने में इतना खर्चा होगा, ये एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड होगा। सर आपने लफ्ज सुना होगा स्टैम्प ड्यूटी का, किसका, स्टैम्प ड्यूटी, आपने कभी लफ्ज सुना स्टैम्प, भाई वो एग्रीमेंट की जो फी होती है, दो पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ जी ये एसेट आपका हुआ फलां, ये एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस जी 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 स्टैम्प पेपर डॉक्यूमेंटेशन फी जिसे आप कहते हैं, और सही है बच्चों। आगे कहते हैं अदर कॉस्ट डायरेक्टली, अगर कभी क्वेश्चन में लफ्ज लिखा अदर कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है जी ये एसेट आया है तो उसके बदले में ये कॉस्ट हुई है, अदरवाइज ये इंकर्ड ना होती। आगे है जी, अच्छा इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, ये भी छोड़ दें, ये जो लफ्ज लिखा है, बाकी समझ आई सर आपको सारी, सही है जी, सही है सर। अच्छा कल ही इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको मिल जाए। जी जी पूछें पूछें, क्या क्या, इन्होंने अभी जो क्वेश्चन पूछा ना वो मैंने आगे जाके बताना है, अब रेजिडुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो जब डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा उसमें इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी वो नहीं, वो कुछ और होता है, वो भी मैंने नोट लिखा हुआ है, वैसे वो नोट लिखा हुआ है। कहता इधर देखें डू नॉट इंक्लूड, आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया, मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह, रेलिवेंट जगह पे जाके जवाब दूंगा। कहता ये तो मैंने बता दिया ये ऐड नहीं होते, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का लफ्ज लिखा, कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। इंश्योरेंस कॉस्ट, वारंटी, जिस तरह मैंने बताया था इंश्योरेंस कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। हाँ इंश्योरेंस कौन से वाली ऐड होगी, इन ट्रांजिट। ऑपरेशनल लॉसेस, भाई ऑपरेशनल लॉसेस का मतलब क्या है जी, वेस्टेज, क्या जी, वेस्टेज, कभी भी कुछ चीजें जाया हो गई, एबनॉर्मल लॉस हो गया, इसका मतलब क्या होता है जी, चीज को बनाते हुए कोई नुकसान हो गया जी। आप इधर देखें, प्लांट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, जिस फैक्ट्री में प्लांट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था उधर एक ट्रक आया, क्या आया, चीजों को अनलोड करने के लिए, और सर उस प्लांट के अंदर टकरा गया, अब नुकसान हुआ ना। इस तरह के खर्चे को कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, सही है जी, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। दूसरा मेरे भाई आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बाहर ना सीमेंट की बोरियां पड़ी थी 20-20, वो 3-4 कोई उठा के ले गया, ये लॉस है ना, वेस्टेज है, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड मेरे चांद नहीं होना। जनरल ओवरहेड्स, एडमिन एक्सपेंस, ये तो आपको खैर पहले ही पता है। कभी कभी ऐसा होता है मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है सर जी कि ना चीज नई लॉन्च करनी है, या पहले हमारे, या फिर ये दोनों को मिला के पढ़ना है, हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करवा ली, मार्केटिंग करवा ली, ये तो मेरे भाई ये कौन सा खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, मेरे भाई क्या उसका नाम है जी, ये दोनों को मिला के नई आपने फैसिलिटी ओपन कर ली, मॉडल टाउन से आप गुलबर्ग में चले गए, डिफेंस में चले गए, या नई प्रोडक्ट लॉन्च कर ली, उस पर जो खर्चा हुआ उसको कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड, ये मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं, सही है मेरे भाई। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी थी, फैजान साहब ने आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया, इन्होंने मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करवाई, ये इन्होंने उस प्लांट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, मेरी बात समझे बच्चों जी। ट्रेनिंग कॉस्ट, मेरे भाई पहले हमारे ऑपरेशंस थे मॉडल टाउन में, किधर थे बच्चों, अब हमने कहा नहीं यार, अब हम टारगेट करते हैं जी डिफेंस की मार्केट को, किधर मेरे भाई, डिफेंस की मार्केट। अब मेरे भाई वो जो हमने स्टाफ है ना उनको ट्रेन किया कि भाई उधर अंग्रेजी में बात करनी है, क्या करना है जी जी। तो मेरे भाई उनको जो हमने ट्रेन किया ना अपने स्टाफ को, भाई क्या मेरी बात समझ आई, उस स्टाफ को ट्रेन किया ना हमने कि यार उधर आपने ऐसे बात करनी है, अगर कोई गेस्ट आता है वेलकम वेलकम सर वेलकम, कैन यू प्लीज सिट हियर, कहता ये जो अंग्रेजी टेढ़ा मुंह करके आपने बोलनी है ना, ये जो अपने स्टाफ को हमने ट्रेन किया, कहता ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई रीजन देगा। एसेट की कॉस्ट में कौन सी चीजें ऐड होती हैं जिनकी
जो हमारी ऑनरशिप में होती हैं। वो जो एम्प्लॉयज जिनको आपने ट्रेन किया, क्या वो हमारी ऑनरशिप में है? नहीं ना भाई, वो ऑनरशिप में थोड़ी है। और क्या बात समझे हैं? क्या उन पे हमारा कंट्रोल है? नहीं है ना मेरे भाई। हाँ, वो हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं हमारे एम्प्लॉयज, लेकिन हमारे कंट्रोल या ऑनरशिप में नहीं होते। पीरियड कॉस्ट, जिस भी कॉस्ट के साथ पीरियड आ जाए ना बच्चों, टाइम मेंशन हो जाए कि जी इंश्योरेंस पेमेंट फॉर अ मंथ, फॉर क्वार्टर, फॉर 6 मंथ, इस तरह की बातें आ जाएं मेरे भाई, इस तरह की कॉस्ट को हमने हमेशा क्या कहना है? रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करना है। क्या करना है मेरे भाई? वे कौन है जी? भाई अंदर आ जाए अगर आना है तो, नहीं तो जी है। अच्छा भाई जान, ये है पीरियड कॉस्ट। क्या है सर? पीरियड का मतलब होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा शायद, ये आपने पढ़ा भी होगा कॉस्ट के अंदर शायद। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसके साथ टाइम पीरियड मेंशन हो जाए। क्या हो जाए? टाइम पीरियड अगर किसी भी कॉस्ट खर्चे के साथ मेंशन हो गया तो मेरे चांद ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। क्यों होगा सर? डन सर। ये आपने फोकस से पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जी इधर आए। कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हैंडआउट आपको दूं जिसके अंदर ना काफी ज्यादा कॉस्ट लिखी होंगी, कुछ को आपने इग्नोर करना होगा और कुछ को ऐड करना होगा, वो इंशाल्लाह आप सॉल्व करेंगे। ये जरा बात सुनिएगा। एग्जाम टिप कहता इफ एनी ऑफ द कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड वाली, ये जो इधर लिखी है जिनको आपने ऐड नहीं करना, ये स्टार जिधर लगा होगा ना, आपने नीचे आके देखना क्या लिखा है। कहता रॉन्गली एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, आपने गलती से एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दी, देन इट शुड बी रिवर्स्ड बैक। क्या कहना चाह रहे हैं? कहता आपके एसेट की कॉस्ट है जी फॉर एग्जांपल 130, आपको पता चला आपने ओवरहेड्स, सिर्फ लफ्ज लिखा था ओवरहेड्स या सिर्फ लिखा था इंश्योरेंस, वो थी 10 रुपीज की, आपने गलती से इस कॉस्ट में ऐड कर दी है। अब क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, और सही वाली कॉस्ट कितनी आएगी? 120। ये जरा इस तरह कर लें, जरा इस तरह कर लें, इसके साथ लिख लें, इसके साथ लिख लें ताकि आपको ना याद रहे। कर लो ना, लिख लो ना अल्लाह के बंदो। तो ये तो नहीं ना मिलना ये वाला, ये अल्लाह के बंदो ये तो नोट करो ना, साथ साथ कल मिल जाएंगे, काम छोड़ो। कितने न खट्टू हो यार। जी इधर आगे पढ़ें। कहता इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज द कैपिटल एक्सपेंस एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। कहता लेकिन अगर लफ्ज लिखा इंश्योरेंस, एक अगर लफ्ज सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, कहता इसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी चेंज, ये आप वाला जो क्वेश्चन है ये खैर डेप्रिसिएशन में आएगा, लेकिन इधर भी थोड़ा सा पढ़ लें बच्चों। ये इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? पेंडिंग। मुझे याद करवा देना, मैं मुझे खुद याद रहेगा जब मैं डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा ना, ये कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन तब इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अब नीचे एग्जांपल दी है, क्या दी है मेरे भाई? ये एग्जांपल है। एग्जांपल, इस एग्जांपल को जरा आपने देखना है। एसेट की ये कहता व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन द एंटिटीज मशीनरी का अकाउंट। अब इधर आए बच्चों मेरे भाई, ये है इतने की हमने मशीन खरीदी 46,000 रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन है, क्या ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? यस। कहता कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। कहता कॉस्ट ऑफ 12 मंथ वारंटी, इसके साथ टाइम पीरियड मेंशन हो गया, और वैसे भी ये वारंटी है, क्या वारंटी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। आगे पढ़ लें। इन एडिशन द एंटिटी इंकर्ड 3.4 मिलियन रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं ना, मिलियन क्या होता है बच्चों? इसके बाद ना मेरे भाई कितने डिजिट्स होने चाहिए? 6। 3 के बाद कितने डिजिट्स मेरे भाई? 6। 3.4 का मतलब ये है ना 3.4, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स? 6। तो भाई ये क्या बना बोलो? ये मिलियन। मैं 3 जीरो के बगैर क्वेश्चन कर रहा हूं ना सॉल्व, तो ये 3400 बना 3, ठीक है 30। कहता इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स फैक्ट्री, कहता हमने मॉडिफाई किया है। क्या किया है जी? किसको? फैक्ट्री को। सो डैड हैवी मशीनरी कुड बी इंस्टॉल्ड। ये क्या है? ये कौन बताएगा ये क्या है? 3400। ये साइड प्रिपरेशन कॉस्ट है। क्या है बच्चों? साइड को प्रिपेयर किया ना ताकि हम इसको इंस्टॉल कर सकें। ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, ये साइड प्रिपरेशन कॉस्ट। ये एसेट की क्या है मेरे चांद? कॉस्ट आ गई। क्या आ गई सर जी? आइए बात समझ, सर बात समझ आइए बातों की। यार अगली बात सुनना जरा। कहता सबसे अच्छा, ये बातें आपने सारी बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है, मुझे पता है सारा जी, वो ठीक है ना। कहता सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, आपको अभी समझाया ना मैंने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। कहता देयर वुड बी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ इनिशियल कॉस्ट।
कहता है जी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर दो तरह के, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू कहता है एक्सपेंस आउट होता है उस महीने जब बच्चों को इंकर्ड होता है इसकी इन द पीरियड, उस पीरियड में जब खर्चा होना है, सही है। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और मेरे भाई कैश या बैंक क्रेडिट। कहता जी इंप्रूवमेंट्स क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूवमेंट्स शुड बी एडेड इनटू द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी बुक वैल्यू का मतलब है एसेट इस टाइम कितने का हमारे पास पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल एसेट इस टाइम हमारे पास 130 का, इसके अंदर बच्चे इंप्रूवमेंट आई, एक ऐसा खर्चा आया जिसने एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी, इधर लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट क्या है, डेट इनहेंस एसेट्स एफिशिएंसी यूजफुल लाइफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी। कहता है इसको हमने कैपिटलाइज करना है, ठीक है मेरे भाई। 130 का एसेट पड़ा, 20 इसमें ऐड हुए, क्या हो गया मेरे भाई, बोलो शाबाश, एसेट की कॉस्ट में से ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, ये एग्जांपल्स अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये विद एग्जांपल्स नंबर्स के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके इंशाल्लाह जी। पढ़ना है तो पढ़ लें, वैसे आप अगर क्या कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। साइज ऑफ एक्सपेंडिचर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी अमाउंट को नहीं देखना, आपने नेचर को देखना है, साइज को नहीं देखना यार अमाउंट ज्यादा तो कैपिटल एक्सपेंस, अमाउंट कम तो रेवेन्यू एक्सपेंस, ऐसा नहीं करना। कहता एक कैपिटल एक्सपेंस नॉर्मली हैव लार्जर मॉनिटरी अमाउंट। कहता कैपिटल एक्सपेंस की नॉर्मल अमाउंट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ज्यादा होती है। कहता हाउ देन रेवेन्यू एक्सपेंस, हाउएवर इट्स नॉट अ हार्ड एंड, ये 100% ये बात नहीं है कि कहता सर्टेन क्वाइट लार्ज एक्सपेंडिचर्स कैन स्टिल बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। कहता हो सकता है एक बड़ा महंगा खर्चा आपने कर दिया हो, सही है बच्चों, लेकिन कहता उससे इंप्रूवमेंट नहीं हुई, कहता वो स्टिल क्या रहेगा, बोलो वो रेवेन्यू एक्सपेंस ही रहेगा एज लॉन्ग दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड। कहता ये हो सकता है पीरियड कॉस्ट हो, क्या हो, समझे मेरे भाई। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्तों ये इस बात पे मैंने आना है, इस बात पे मैंने आना है, अभी ये पेंडिंग कर रहा हूं, अभी पहले ये मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, ये पढ़ाना चाह रहा हूं 2.6। मुझे बताएं बच्चों, जब एसेट हमने परचेज किया होगा हमने क्या एंट्री की होगी, प्लीज बताएं। अभी मैंने नया कुछ भी नहीं पढ़ाया इस चैप्टर में आपको, आपने देखा होगा, सारी पुरानी बातें रिवाइज करवा रहा हूं जी। जब हमने एसेट को परचेज किया होगा हमने क्या एंट्री की होगी, हमने कहा होगा जी नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश, नहीं सॉरी कहता व्हेन पेमेंट इज मेड, हाँ सही है, कैश बैंक, पेबल के लफ्ज को काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पेबल तो नहीं होगा ना जब पेमेंट कर देंगे तो जी। कहता कभी कभार ऐसा होता है हम ना एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, कैश, अभी एसेट नहीं आया हमारे पास, कैश या बैंक क्रेडिट डेबिट क्या होगा, रिसीवेबल कितों आ गया भाई, रिसीवेबल तो गलत है, रिसीवेबल नहीं आएगा, ये गलत है बच्चों, ये क्या है, ये गलत है, प्री पेमेंट, क्या बच्चों, जी प्री पेमेंट, इसीलिए तो मैंने अभी दिया नहीं आप, एक दफा तरह मेरी नजर से गुजर जाए जी। जी मेरे भाई कहता जी ये हम ये बनाए हैं, लेकिन क्या उसका नाम है, स्टिल आपको पता है जब बंदा क्लास में पढ़ा रहा होता है ना फिर फोकस और ज्यादा होता है इस पे। अब इधर देखिए कहता है व्हेन पेमेंट इज मेड इन एडवांस, हमने कहा जी हमने गाड़ी परचेज करनी है, होंडा वालों ने कहा कि भाई आप पहले ना बुकिंग करवा लें, क्या कर लें, गाड़ी आपको 2-3 महीनों के तक आएगी, ठीक है जी। हमने कहा चले ठीक है, हमने कहा कैश या बैंक क्रेडिट, और डेबिट क्या हो गया, गाड़ी नहीं, नॉन करंट एसेट नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं, एडवांस टू वेंडर सब यानी सप्लायर, या फिर प्री पेमेंट इसे कहते हैं, ये एसेट होता है। क्या होता है बच्चों, आपके लिए एसेट ही होगा ना, एडवांस, आपने एडवांस दिया है, आपके लिए क्या होगा बच्चों, और सप्लायर के लिए लायबिलिटी ऑब्लिगेशन। क्या ये बात समझ आती सर। अच्छा कहता व्हेन पेमेंट इज मेड इन एडवांस एंट्री एट द डेट एसेट इज, सुनने कहता आपने एडवांस दिया था, लेकिन कहता अब इसका मतलब है एंट्री एट द डेट व्हेन एसेट इज रिकॉग्नाइज, कहता अब एसेट आ गया है, एडवांस पहले दिया था अब एसेट आया, लॉजिकल सोचें जरा। अब बच्चों आपका नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, वो प्री पेमेंट जो थी वो अब खत्म हो जाएगी। आपने अपनी बुक्स में लिखा होगा एडवांस प्रीपेड, प्री पेमेंट एडवांस पेड टू, बोलो होंडा एटलस, सही है, होंडा एटलस का, इनको आपने एडवांस पे कर दिया भाई और कैश क्रेडिट कर दिया।
अब कुछ दिनों के बाद एसेट आ गया, तो अब आप क्या कहोगे कि हमारे पास एसेट आ गया है, अब हमने बोलो शाबाश, जिस चीज के लिए पैसे दिए थे वो चीज हमें मिल गई है। अब तो नहीं ना एडवांस किताबों में रहेगा, अब तो एडवांस किताबों से खत्म नहीं करना पड़ेगा। ये जो आपने एसेट किताबों में रिकॉर्ड किया था बच्चों, अब उसका बेनिफिट आ गया ना, नॉन करंट एसेट यानी पीपी डेबिट और एडवांस टू वेंडर या प्री पेमेंट क्रेडिट। इधर तक बातें समझ आती है? इधर तक कोई मसला? अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। अभी तक जितना पढ़ाया, एडवांस लेवल पे नहीं अभी जाना, अभी तक जितना पढ़ाया, किसी लफ्ज की समझ ना आई हो, कोई एंट्री में मसला हो, साइज ऑफ एक्सपेंडिचर में मसला हो, कोई इशू, तो प्लीज पूछें। डन डन जी। साइज ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब बच्चे ये है कि जी समटाइम आपको पता है जी कि जब हम ना जो कैपिटल एक्सपेंस है ये वन ऑफ होता है, क्या होता है? तो जो वन ऑफ खर्चा होता है ना, ये नॉर्मली लार्जर अमाउंट का होता है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंस। कहता है लेकिन कभी कभी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी क्या उसका नाम है, रेवेन्यू एक्सपेंस कम अमाउंट वाले खर्चे को कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंस ज्यादा अमाउंट के खर्चे को कहते हैं। कहता है ये नहीं, कहता आपने नेचर को देखना है। किसको देखना है? अगर कोई एक्सपेंस ऐसा आपने कर दिया जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट हुई है, चाहे वो कम अमाउंट का ही है, क्या मेरे भाई? कहता आपने उसे कैपिटल एक्सपेंस ही कहना है, ठीक है? अमाउंट्स को नहीं देखना, आपने किसको देखना है? नेचर को देखना है। बात समझ आई बच्चे? बात समझ आई सर जी? जी आगे चले मेरे भाई, आगे चले मेरे भाई, ओए आगे चलें। अच्छा अब जरा बात गौर से सुनिएगा, अब बात गौर से सुननी है भाई, ये बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे भाई। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अब मैं थोड़ा समझाने लगा जरा टेक्निकल लेवल पे, आपने ये बातें पढ़ी होंगी। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, टेक्निकल टर्म्स में, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट किसी खास पीरियड के लिए है। क्या है? खास पीरियड के लिए बेनिफिट है, बाद में खत्म हो जाना है। क्या है मेरे भाई? यानी आपने लोगों को, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी, वो 1 महीने की सैलरीज है, उसके बाद अगले महीने फिर दोबारा रेंट, दोबारा इंश्योरेंस, दोबारा एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, फिर दोबारा, ऐसे ही है। लेकिन मेरे भाई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये बार बार नहीं करना पड़ता। क्या मेरी बात समझे? इसका बेनिफिट एक 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 पीरियड से ज्यादा के अरसे तक फैला होता है, सेवरल ईयर्स, 2 साल, 5 साल, 6 साल। अब एक बात सुनिएगा जरा गौर से, हमने बिल्डिंग, अब आपने मुझे बताना है जी ज्यादा अच्छी बात कौन सी है। हमने बिल्डिंग परचेज की बच्चों, हमने क्या किया? उस बिल्डिंग की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल लेट से 100, कितनी भाई? और उस बिल्डिंग से हमें बेनिफिट मिलना है 5 इयर्स, कितने इयर्स? अब मुझे खुद बताएं, क्या मैं इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो 100 का खर्चा, क्या इसे फॉरन प्रॉफिट और लॉस में ले जाऊं, या जैसे जैसे फायदा मिलेगा वैसे वैसे प्रॉफिट और लॉस में लेके जाऊं? इससे हमें बेनिफिट मिलना 5 साल, तो 5 सालों पर थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में लेके जाऊं, ग्रेजुअली ग्रेजुअली जैसे इसको इस्तेमाल करना, या फौरन ले जाऊं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? हमने एक चीज ने बेनिफिट देना है मेरे भाई 1 साल से ज्यादा के अरसे में, यानी नॉन करंट एसेट, तो मैं क्या किसी एक पीरियड या 1 साल के प्रॉफिट और लॉस में सारा ले जाऊं, या जितने साल बेनिफिट देना थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली करके मैं उसे प्रॉफिट और लॉस में लेके जाऊं, ग्रेजुअली प्रॉफिट और लॉस में लेके जाऊं? क्या ये बात सही है या नहीं? अब ये पढ़ें, कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। कहता कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एज्यूम्ड टू बी कंज्यूम्ड ओवर द यूजफुल लाइफ। कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल होना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहता जी नॉर्मल अजम्पशन ये होती है, इसने इस्तेमाल होना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द रिलेटेड नॉन करंट एसेट। अब यूजफुल लाइफ क्या होती है, मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। यूजफुल लाइफ क्या होती है, जितनी देर मैनेजमेंट ने इस एसेट को इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं यूजफुल लाइफ एसेट की। ठीक है जी। कहता देयर फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन चार्ज टू एक्सपेंस। कहता इससे बेनिफिट ना ज्यादा सालों में मिलना है, इसलिए कहता हम इसे प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएंगे ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा करके, वाया डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अमोर्टाइजेशन जो है ना, ये होती है इनटेंजिबल एसेट्स की। क्या मेरे भाई? और टेंजिबल एसेट्स थोड़ा थोड़ा करके अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, चांद लूज करते हैं। सही है बच्चों? और जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं ये भी अपनी वैल्यू लूज करते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन मेरे भाई इनके लिए लफ्ज का इस्तेमाल होता है, अमोर्टाइजेशन का लफ्ज किन के लिए इस्तेमाल होता है, बोले शाबाश?
इनटेंजिबल्स के लिए। किन के लिए बच्चों? क्या मेरी बात समझ आ रही है जी? क्या बात समझ आ रही भाई? अच्छा, कहता जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एज्यूम्ड टू बी कंज्यूम्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर चार्ज्ड टू एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर। कहता है रेवेन्यू एक्सपेंस का फायदा किसी खास पीरियड के लिए है। क्या मेरी बात समझे सर आप? क्या ये बात समझे हैं? अच्छा, ये वाली एग्जांपल मैं अभी नहीं करवा रहा मेरे भाई। अब मैं आता हूं डेप्रीसिएशन पे। डेप्रीसिएशन क्या होती है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। डेप्रीसिएशन क्या होती है? डेप्रीसिएशन ये होती है बच्चों, हमने 100 रुपीज का एसेट खरीदा। कितने का मेरे चांद? उसकी लाइफ है 5 इयर्स। थोड़ा थोड़ा करके बच्चों इससे लेके जाना किधर, बोलो शाबाश? प्रॉफिट और लॉस में। इसे क्या कहते हैं जी? डेप्रीसिएशन। अब इधर पढ़िएगा, ये स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है, सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या मेरे भाई? सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब होता है जी एलोकेट करना सिस्टमैटिकली, चार्ज करना, एलोकेट करना सिस्टमैटिकली ऑफ द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या मेरे भाई? किसी अमाउंट को बेस बनाना और उसको क्या करना, एलोकेट करना। कैसे? ओवर द, क्या था, ऑफ एन एसेट। इधर किस एसेट की बात हो रही है? नॉन करंट एसेट की। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कहता जी एक एसेट है मेरे भाई, कहता उसने, उसकी कॉस्ट है 100। कहता उसकी लाइफ है मेरे भाई कितनी जी, बोलो शाबाश? 5 साल। कहता अब आपने जिस अमाउंट को बेस बनाना है ना, वो है मिसाल के तौर पे 100, और कितना इस्तेमाल होना है, लाइफ इस एसेट की कितनी है? 5 साल। कहता जी इसको बेस बनाकर आपको इसको प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना पड़ेगा। आगे वो कहता है कैसे लेके जाना, कैसे कैसे? सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक एलोकेशन होता है अपनी मर्जी से नहीं कि जी 100 रुपीज हैं, एक साल 50 ले जाएं, एक साल 25 ले जाएं, एक साल 5 ले जाएं, एक साल 5 ले जाएं, अगले साल अपनी मर्जी जो रह गया वो। कहता नहीं, ये हम आपको बताएंगे। उसके लिए कहता ये मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं। कहता जी सिस्टम, इस डेफिनेशन में 3 मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं। कितनी मुश्किल? नहीं, टेक्निकल 1, और दूसरा डेप्रिशिएबल अमाउंट, और तीसरा मेरे भाई क्या? यूजफुल लाइफ। तीनों को समझते हैं। कहता जी टर्मिनोलॉजी सिस्टमैटिक एलोकेशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड यूजफुल लाइफ आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहली समझते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन। कहता डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। देयर आर 2 मेथड। वैसे ज्यादा मेथड्स हैं लेकिन हमारे सिलेबस में कितने हैं? 2। कहता हमारे सिलेबस में 2 मेथड्स हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दैट विल बी डिस्कस लेटर इन। कहता बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी इधर जो इस्तेमाल हुई वो है डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये आपको पता है क्या होती है? कॉस्ट है जी 100। अगर मैं कहूं जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, 3 या 5 साल जो भी इसकी लाइफ है, तब मैं इस एसेट को बेच दूंगा 10 रुपए का, 8 रुपीज का, 9 रुपीज का, 15 रुपीज का। कहता ये जो आपने मार्केट में एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसेट को क्या करना, बेचना है। क्या करना है? कहता है ये तो आपको अमाउंट रिकवर नहीं हो जानी। कहता 100 का एसेट है, लेकिन 3 या 5 साल के बाद जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, कहता आपने इस एसेट को क्या करना है, मार्केट में डिस्पोज कर देना, बेच देना। कहता आपको अमाउंट कितनी रिकवर होगी? 10 रुपीज। कहता इस 10 रुपीज को जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो 100 में से क्या करना है, माइनस करना है। इस 10 रुपीज को जो आपको एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ना रिकवर होने हैं, इसे कहते हैं सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, या कहते हैं बच्चों रेजिडुअल वैल्यू। क्या कहते हैं बच्चों? कहता ये देखें, कहता जी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? कहता कॉस्ट माइनस स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू। कहता ये क्या है? कहता इन सिंपल वर्ड्स अमाउंट एट विच एसेट वुड बी। कहता जिसको बेस बनाना है ना आपने डेप्रिसिएशन के लिए, कहता उस अमाउंट को कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। कहता इफ एनी अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, कहता देन इट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इधर मेरा सवाल सुनिएगा, क्या एसेट की जब मैं कॉस्ट निकाल रहा हूंगा, मैं देखना कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए या बी?
ए स्टेटमेंट, जब मैं एसेट की कॉस्ट निकाल रहा हूंगा तो क्या क्या मैंने रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, जब मैं एसेट की कॉस्ट निकाल रहा हूंगा मैंने रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट निकालते हुए माइनस नहीं करना, बल्कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट में से माइनस करना है। बताएं कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉस्ट निकालते हुए आपने रेजिडुअल वैल्यू को कुछ भी नहीं करना, ना ऐड ना लेस, इग्नोर करना है। जब डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करूंगा ना, अब मैंने इसे क्या करना है, कॉस्ट में से, यार एक चीज ही मेरे भाई 100 की चीज है, 10 रुपए मुझे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ रिकवर हो जाने हैं, तो मेरे भाई फिर मेरा असल में खर्चा बना कितना, 90 बनाना बच्चों। अब इस 90 को बेस बना के मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही सर? जी कहता जी ठीक है, ये बात समझ आई सर। अब इधर देखिएगा जरा, एग्जाम टिप्स पढ़ लें। कहता कॉस्ट एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट आर डिफरेंट। बहुत फोकस से बात सुननी है। कॉस्ट है मेरे भाई 100, रेज कितनी अमाउंट रिकवर हो जानी है आपको, बोलो 10, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी हुई, 90। सही है बच्चों? कहता दोनों डिफरेंट है। कहता इफ देयर इज रेजिडुअल वैल्यू इन द क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट इज, कहता डेप्रिशिएबल अमाउंट शुड बी लोअर इफ रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या ये बात सही है या गलत है? अगर ये देखें ना मेरे मासूम दोस्तों, अल्लाह आपको थोड़ी अकल दे, 100 है बच्चों कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू है 10, तो बताओ डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी होगी? अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो मेरे भाई बताओ, तो कॉस्ट ज्यादा होगी ना, कॉस्ट में से कुछ निकालेंगे तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी। एक बात बोलूं, कॉस्ट इज द सम ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड रेजिडुअल वैल्यू। तो ये बात गलत तो नहीं है, ये बात सही है ना? और 100 है ना कॉस्ट, 90 में 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट आएगी। सही है? और सही है बच्चों। अगली बात सुने, कहता डेप्रिशिएबल एंड कॉस्ट ऑफ द एसेट आर इक्वल इफ देयर इज नो रेजिडुअल वैल्यू। ओके सर। कहता द पर्पस ऑफ डेप्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है मेरे भाई? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चों? ये स्टडी हब में स्पेसिफिकली उसने बड़ी ऐसे लाइन लिखी है ना कि मजा आ गया। ये इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा मैं आपसे नहीं शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि आपको देखो आज तो नोट्स नहीं है ना, आप नहीं लिख सके इंपॉर्टेंट जी। अच्छा मेरे लिए वैसे आसान है बड़ा, मैं आपको नोट्स ना शेयर कर दूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि देखो आपको वो चीज़ दी जाए जो परफेक्ट हो, ठीक है ना जी। द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू मैच द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने जी। कहता इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अब जरा बात सुनना, कहता आपने 100 का एसेट लिया, कहता जी इससे आपने यूनिट्स बनाए, कहता आपको इससे 5 साल आपने यूनिट्स बनाने हैं, कहता इससे आपने कितने साल इनकम जनरेट करनी है, बोलो इस एसेट से 5 साल, तो एक्सपेंस भी 5 सालों पे तोड़ना पड़ेगा ना भाई। ये बात मैं गलत तो नहीं कर रहा, सही कर रहा हूं ना? कहता जी इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड इन लाइन विद द अक्रूवल्स प्रिंसिपल ऑफ, क्या मेरी बात समझे बच्चों? इस लाइन को ना आपको क्रैम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रैम कर लो। क्या कर लो? पर्पस क्या है मेरे भाई डेप्रिसिएशन का? इज टू मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या मेरे भाई? और सही है। आगे जो रेजिडुअल वैल्यू मैंने आपको बताई है ना, ये तो खैर आपको पता है। अच्छा रेजिडुअल वैल्यू जो है ना, ये तो सादा वाली डेफिनेशन है, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जितनी अमाउंट है वो एसेट से आप रिकवर कर लेंगे, इसे क्या कहते हैं, बोलो? इसे कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। क्या कहते हैं मेरे भाई? अच्छा एक टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखने लगा हूं, ये स्टैंडर्ड की है। रेजिडुअल वैल्यू आपने जो एस्टिमेट करनी है ना, इसको बेस कैसे बनाना है? फॉर एग्जांपल आपके पास है जी होंडा गाड़ी है, ठीक है जी, सिविक है, होंडा सिविक। मेरे भाई आपने आज खरीदी, 5 साल बाद बेचनी है। जब आप एस्टिमेट लगाने लगेंगे तो भाई आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जिस आज एस्टिमेट लगाना है ना, 5 साल के बाद ये कितने की बिकेगी, तो कहता आपने फिर इसी तरह की होंडा सिविक ढूंढ रही है जिसकी 4-5 साल के बाद तकरीबन यही, आपको पता है ना मेरी गाड़ी की अगर ये कंडीशन हो तो इतने की बिक जाएगी। कहता उसकी मॉडल भी यही होना चाहिए। और सही है मेरे भाई,
उसकी एज भी तकरीबन यही होनी चाहिए। कहता उसके साथ कंपैरिजन करना है, कल्टस के साथ नहीं करना या किसी और मॉडल के साथ नहीं करना। क्या मेरी बात समझे हैं? कहता इन इट इज एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन, ये एस्टिमेट लगाना कि मुझे कितनी अमाउंट आज मिल जाएगी फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द एसेट वर, जब एसेट को बेचूंगा। किसके साथ कंपैरिजन करना है? सेम कंडीशन हो उस एंड एज एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कहता जी फॉर एग्जांपल, कहता जी रेजिडुअल वैल्यू, कहता आपको ₹12 रिकवर हो जाएंगे। कितने रिकवर हो जाएंगे मेरे भाई? एसेट को बेचकर कितनी अमाउंट रिकवर होगी बच्चों बोलो? ₹12। कहता लेकिन बेचने में खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, बेचने में खर्चा कितना आएगा? ₹2। तो आपकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी हुई? ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है मेरे भाई? आपको ₹12 रिकवर होंगे, लेकिन बेचने में खर्चा कितना आएगा? ₹2। तो आपकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी हुई बताएं शाबाश? 10। मेरी बात समझे हैं? कहता इन सिंपल वर्ड्स, ये जरा आपको 2 दफा पढ़नी पड़ेगी, 2 to 3 टाइम्स। ओके बच्चों, 2 to, कहता इन सिंपल वर्ड्स इट इज एस्टिमेटेड प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है कैश, क्या? फ्रॉम सेलिंग द नॉन करंट एसेट। कहता जी ये है रेजिडुअल वैल्यू, क्या है बच्चों? ओके सर। कहता एग्जाम टिप, स्क्रैप वैल्यू एंड सेल्वेज वैल्यू आर द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। ये एग्जांपल नंबर 5 आप होमवर्क में करके आएंगे, आप एक नजर देख लेंगे, इसका जवाब बच्चों इधर नीचे दिया हुआ है। सही है जी। तीसरा मैं अगर आपको समझाऊं ना, तीसरा वो है यूजफुल लाइफ। क्या है बच्चों? यूजफुल लाइफ। वो क्या है बच्चों बोलो? यूजफुल लाइफ, बस यही पढ़ना है, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ एक होता है इकोनॉमिक लाइफ, एक होता है मेरे भाई यूजफुल लाइफ। ये नॉर्मली दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये पता है ना आपको? इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है? यूजफुल लाइफ होती है जितने साल मैनेजमेंट ने इस एसेट को क्या करना, इस्तेमाल करना, इसे क्या कहेंगे? यूजफुल लाइफ। और एक होती है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ इससे नहीं कहते कि मैनेजमेंट ने कितना इस्तेमाल करना है, इससे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं जी जो मैन्युफैक्चरर है उसके मुताबिक कितने साल ये एसेट इस्तेमाल हो सकता है। इन दोनों में क्या है बच्चों बोलो शाबाश? डिफरेंस है। कहता था पीरियड यूजफुल लाइफ क्या? ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द, जितना मैनेजमेंट ने इस्तेमाल करना। और इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द एसेट। क्या मेरी बात समझे? दोनों डिफरेंट होते हैं। एग्जाम टिप, possibility that expected useful life and economic life of the asset is different। कहता always chart depreciation on the basis of useful life rather than economic life। कहता economic life normally manufacturer बताता है। कौन बताता है? इस एग्जाम्पल को पढ़ के जरा जवाब बताइएगा, इस एग्जाम्पल को पढ़ के जवाब बताइएगा कि जी एसेट की लाइफ कितनी है प्लीज। इकोनॉमिक लाइफ 5 इयर्स है और यूजफुल लाइफ, वैसे नॉर्मली दोनों बराबर होते हैं। यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 साल। इकोनॉमिक लाइफ कितनी मेरे चांद? तो हमने किस पे एसेट को डेप्रिशिएट करना? कहता एबीसी एक्सपेक्ट इकोनॉमिक लाइफ। कहता जी एबीसी कंपनी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, होंडा एटलस जिनके पास गाड़ी है, जिन्होंने ये खरीदा, कहता उनकी पॉलिसी है हर 3 साल के बाद हमने क्या करना है? एसेट को रिप्लेस करना है। क्यों? जब एसेट पुराना होता जाता है ना तो उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना एक्सपेक्टेड होता है। सही है, पुराना जो हो गया। कहता जी टू अवॉइड इंक्रीज रिपेयर कॉस्ट और फॉर बेटर क्वालिटी पर्पसेस। कहता होंडा एटलस ने एसी को 3 साल यूज करना है, नॉट 5 ईयर। आपका एसेट है ना, आप डिसाइड करेंगे ना मैंने कितने साल इस्तेमाल करना है। सही है सर। कहता सो डेप्रिसिएशन शुड बी एलोकेटेड ऑन 3 इयर्स रादर देन, कहता हमारा एसेट हमारी मर्जी भाई। और भाई बात समझे हो? कहता जी ये वही बातें उसने रिपीट कर दी हैं। खैर ये वही बातें रिपीट हो गई हैं इधर, ये मैं रेपिटेशन में कर गया हूँ इधर, ये रेपिटेशन मेरे से हो गई है भाई, ये डिलीट। ये नीचे पर्पस भी रिपीट हो गया है। क्या हो गया है मेरे भाई? पर्पस भी रिपीट हुआ। क्या हुआ? आपको पता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? क्या होती है क्यूमुलेटेड? अगर मैं आपसे कहूं 1 साल की डेप्रिसिएशन 20 रुपीज है
और अगर मैं कहूं जी 2 सालों की कितनी होगी, फॉर एग्जांपल दोनों की 1 साल की 20 है, तो 2 सालों की कितनी होगी 40, 3 सालों की 60। 1 साल से ज्यादा की डेप्रिसिएशन को कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और मेरे भाई एक होती है बुक वैल्यू, क्या होती है, कॉस्ट में से, फॉर एग्जांपल मेरा एसेट ना 3 साल इस्तेमाल मैंने कर लिया, कितने साल, 3 इयर्स मैंने एसेट को इस्तेमाल किया, कितने, तो मेरे भाई बहुत तवज्जो से सुननी है, 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी है जी, बोले 20, तो 3 सालों की कितनी होगी 60। तो मैंने देखना है आज मेरा एसेट बुक्स में कितना पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा है, एसेट की कॉस्ट थी जी रुपीस कितना 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 साल की कितनी है मेरे भाई ₹20, 3 सालों की कितनी होगी, तो बताएं जी आज मेरा एसेट कितने पे पड़ा है, बुक वैल्यू ईयर 3 के एंड पे, कब मेरे भाई, ईयर 3 के एंड पे। ये बात समझ आती, 4 सालों पे कितना होगा बच्चों 80, और बात समझ गए। अच्छा, कहता डेप्रीसिएशन टिल डेट, आज तक कितना चार्ज हुआ, कहता जी ये होती है क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कहता ये कॉन्ट्रा एसेट है, क्या है, ये कॉन्ट्रा एसेट का कॉन्सेप्ट आता है आपको, ये इंशाल्लाह मैं आपको, ये कॉन्ट्रा एसेट है पता है आपको, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह, ये एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी एसेट से उल्टा, उल्टी नेचर का अकाउंट है ना, आपको इसका टी अकाउंट बनाना आता है, आपने कभी टी अकाउंट बनाया इसका क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का, क्या नहीं बनाया। एसेट की नेचर क्या है, डेबिट, ओपनिंग किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे, क्लोजिंग किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, ये एसेट को कम करता है, क्या करता है, तो इसकी नेचर क्या हुई, क्रेडिट, तो इसका ओपनिंग किस साइड पे आएगा, और क्लोजिंग, बस ये इसका मतलब है बच्चों, ठीक है सर, ठीक है। इसकी नेचर क्या है, याद रखना हमेशा क्रेडिट, क्या है बच्चों, इसकी नेचर क्या होगी मेरे भाई, क्रेडिट, डन सर। अच्छा, कहता कैरिंग अमाउंट क्या होती है, ऑल्सो कॉल्ड, इसे नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, डन मेरे भाई। कहता इट इज द अमाउंट एट विच एसेट इज प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता जी हमने स्टेटमेंट, अभी आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इधर देखें, ये हमने एसओएफपी बनाई थी कल, याद है आपको, इधर हमने नॉन करंट एसेट लिखे थे। मैं कहता हूं जी मेरे एसेट की कॉस्ट है 100, 3 साल के बाद मैंने देखा तो वो डेप्रिशिएट हो गया 60 का, अब मैंने इधर कितना लिखना है, 100 या 40, जितने का बुक वैल्यू कहते हैं, बुक में आने वाली अमाउंट, क्या मेरे पास ना 2 साल पहले थे ₹100, कितने, अब 3 साल के बाद मेरे पास है 40, तो मेरी बुक्स में जो वैल्यू आ रही है कैश की वो कितनी है 40। इसी तरह मेरी बुक्स में जो एसेट की वैल्यू आ रही है वो कितनी है 40। क्या मेरी बात समझे, बुक वैल्यू कहते हैं जी किताबों में आने वाली वैल्यू को, ठीक है मेरे भाई। सिंपली कहता इट इज स्टेटेड एज द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी 100 में से 60 तो चले गए ना मेरे भाई, पीछे कितने रह गए हैं 40 रह गए हैं, कितने रह गए हैं 100 में से 60 चले गए, पीछे कितने रह गए बच्चों 40। ये एग्जाम्पल करते हैं बस आखिरी, ये एग्जाम्पल कर दो आखिरी, ये एग्जाम्पल पढ़ दो बस, व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द अबव एसेट, ये कर दो। कॉस्ट 1 लाख है, कैन इजीली बी यूज फॉर 10 साल, कहता इसको इस्तेमाल 10 साल किया जाता है, लेकिन हम इतना क्यों नहीं करते यार, फिर खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के, इसलिए पहले रिप्लेस कर लेते हैं। कहता था मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इंटेंड्स टू यूज द एसेट फॉर कितने साल, हमारा एसेट हमारी मर्जी। अच्छा जी, कहता जी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, करंट प्राइसेस का मतलब अभी एस्टिमेट हमने जो लगाया उसके मुताबिक बताएं जी, ये है जी डेप्रिशिएबल अमाउंट 100,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और कहता है यूजफुल लाइफ कितनी है जी 6 साल, कितनी है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 से फिर कल पढ़ेंगे, ये एक एमसीक्यू तो बता दो यार, अब अच्छा तो नहीं लगता कि इतने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, ये छोटी सी अमाउंट हमने पढ़ी, ये छोटी सी बात पढ़ी नहीं, ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग तो बताओ बस, फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है, बताएं शाबाश, आंसर इफ दे आर ट्रू और फॉल्स, बताएं शाबाश। कहता जी डेप्री, ये पहले पढ़े, ये पढ़े जरा तीसरे वाला, ऑल टेंजिबल नॉन करंट एसेट नीड टू बी डेप्रिशिएटेड, कल पढ़ेंगे यार, अल्लाह के बंदो
एक इतनी इंपॉर्टेंट, नहीं यार मजा नहीं आया, मजा ही नहीं आया। नहीं टाइम हो गया, बैठ जा, टाइम हो गया, टाइम तो रोजाना ही होगा, इतनी मजा आने लगा है अब। जी जा यार, दिल्ली कसम से आज तो टूट गया। ये पढ़ो जरा, ये पढ़ना जरा। नेवर एवर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन, जुर्म अजीम है, क्या है, बिकॉज इट हैज इनडेफिनिट लाइफ। क्या मेरे भाई, कभी भी लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज इनडेफिनिट लाइफ है। इनडेफिनिट का ये मतलब, एक होता है इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब होता है लामहदूद, क्यामत तक, क्या क्या जी पता नहीं क्या, क्यामत भी तो, मरना भी तो है ना भाई, इन्फिनिट नहीं कहना इसे, इसे इनडेफिनिट कहना है। जिसे आसानी से, जिसका पता ना चलाया जा सके, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे क्या कहते हैं बच्चों, इनडेफिनिट। अब अगर कभी उसने क्वेश्चन में कहा जी कि ये लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी है, तो भाई हम ना फिर, और डेप्रिसिएशन का रेट दिया, हम लैंड को उसमें से माइनस कर दें, कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी तो आपको डेथ पड़ रही है, और बिठाऊंगा तो जी मौत। इधर देखें, आप मुझे बताओ, ऑल टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स नीड टू बी डेप्रिशिएटेड? नहीं भाई, ऑल नहीं, नॉर्मली का लफ्ज होना, ऑल का मतलब है करने ही करने हैं, नॉर्मली का लफ्ज है, क्या है बच्चों, नॉर्मली टेंजिबल एसेट जो है ना ये डेप्रिशिएट होते हैं। लेकिन बच्चों बताओ, ऑल में तो फिर लैंड भी आ गया, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, रॉन्ग। डेप्रिसिएशन मेजर्स हाउ मच द मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट फॉल्स ड्यूरिंग एंड, नहीं, अभी हमने, हमारा एक नया टॉपिक आएगा इसी के अंदर, IAS 16 के अंदर। डेप्रिसिएशन ये नहीं बताती कि मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से वैल्यू नीचे आ रही है, नहीं। डेप्रिसिएशन का मतलब कंजम्पशन, इस्तेमाल की वजह से चीज की वैल्यू क्या हो रही है, हो सकता है चीज को इस्तेमाल भी करें लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाए, ऐसा होता है, अक्सर होता है, ऐसा होता है। भाई गाड़ी खरीदी, गाड़ियां, ये अगर अब तो खैर गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर हैं, अब तो गाड़ियों की प्राइसेस काफी ऊपर चली गई हैं। आपने क्या उसका नाम है, आज से जरा 7 साल पहले चले जाएं, 7 साल जरा पीछे चले जाएं, 7-8 साल, मेरे भाई जिस बंदे ने गाड़ी ये कोई 15-16 लाख रुपए की ली थी ना, वही गाड़ी अब 30 लाख रुपए की है उसकी। इस्तेमाल के साथ तो वैल्यू कम होनी थी, ये तो ऊपर चली गई। भाई डेप्रिसिएशन सिर्फ ये बताती है इस्तेमाल की वजह से, किताबों में कंजम्पशन, इस्तेमाल की वजह से वैल्यू क्या हो रही है, एक होती है मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से चीजों की प्राइसेस कम होना, एक होता है इस्तेमाल की वजह से, यूज की वजह से, कंजम्पशन की वजह से। डेप्रिसिएशन मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से वैल्यू को कम करती है या कंजम्पशन की वजह से, याद रख। तो ये हाँ, मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से भी वैल्यूज कम होती हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन, क्या पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन। उसके लिए ये स्टैंडर्ड में रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बड़ा मजेदार है, मजा आएगा आपको जी। ये पढ़ लें, ये गलत है। डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ द कॉस्ट टू द बिजनेस ऑफ कंज्यूमिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड टेंजिबल नॉन करंट एसेट फॉर एन, हाँ ये बात सही है, कहता कंज्यूमिंग, जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे वैसे चार्ज किए जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ रहे मेरे भाई, क्या मेरी बात समझे भाई, ठीक है सर, ओके सर, एनी प्रॉब्लम सर। चलें, बहरहाल जी उम्मीद है आपको कुछ बातें पल्ले पड़ी होंगी। ठीक है बच्चों, आप इजाजत दें फिर, हाँ ठीक है, या कुछ और पढ़ें फिर हम थोड़ा सा, चलें, ओके जैसे आपके सर, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।